दोस्तों, आज की ये प्यारी सी लव स्टोरी है कासिम और समरीन के नाम। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ठंडी ठंडी बारिश में भीगते हुए जब समरीन को ठंड लगना शुरू हुई और वो ठंड से कांपने लगी तो मैंने आगे बढ़कर उसे अपना कोट पहना दिया और अपनी बाहों में समेट लिया। वो मेरी बाहों में सिमटकर एकदम शांत हो गई थी। मैंने धीरे से उसके कान में वो बात कही जिसे सुनकर वो पूरी तरह शर्म से लाल पड़ गई और फिर मुझे देखकर मुस्कुराते हुए वो अंदर की तरफ भागी थी। उसकी मुस्कान में उसकी रजामंदी छिपी हुई थी। इस बात को जानकर मैं मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे अंदर चला गया था। मुझे पता था कि वो सीधी कहाँ गई होगी और ये भी जानता था कि उसकी मुस्कान में उसकी रजामंदी छिपी है। इसीलिए मेरे कदम भी खुद ब खुद उसी ओर उठने लगे थे, क्योंकि आज की रात। मेरा नाम कासिम है, पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। ये जून की कोई 24 तारीख थी। रात के 2 बज रहे थे। मैं गहरी नींद से उठा क्योंकि मेरा फ़ोन लगातार बज रहा था। बहुत मुश्किल से हाथ बढ़ाकर मैंने अपना फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। मेरे अस्पताल से कॉल था। वो लड़की मुझे किसी मरीज के बारे में बता रही थी और मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए कह रही थी। एकदम से मेरी छठी इंद्री जाग उठी और मैं उठकर बैठ गया। हम डॉक्टर ऐसे ही होते हैं। जब भी किसी हादसे के बारे में या किसी मरीज की गंभीर हालत के बारे में सुनते हैं तो अपना आराम, सुकून, नींद सब कुछ भुलाकर तुरंत अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं। और मैंने भी यही किया। बहुत तेज़ी से मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और मैं उठकर फ्रेश हुआ और सीधा अस्पताल के लिए निकल गया। अस्पताल पहुंचकर मुझे पता चला कि कोई लड़की सड़क पर बेहोश पड़ी मिली है और उसे बहुत गहरे घाव आए हैं। खासकर उसके सिर पर बहुत ज़्यादा चोटें थीं। मुझे इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि मैं दिमाग का डॉक्टर था और ये मामला मुझे ही संभालना था। मैं तुरंत उस मरीज के पास पहुंचा और उसे चेक करके उसके सारे घावों को अच्छी तरह से टाँके वगैरह लगाकर बंद कर दिए। उसके सिर के बीच में कोई नुकीली चीज़ घुसी हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी खून बह गया था। वो तो भगवान का शुक्र था कि वो बच गई थी, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। सब कुछ करने के बाद मैं मरीज को ध्यान से देखने लगा। वो मरीज मेरे सामने होशो हवास से बेखबर थी और मैं उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध रह गया था। बड़ी बड़ी काली नुकीली पलकें थीं जो उसकी आंखों को ढके हुए थीं। यकीनन उसकी आंखें भी बहुत ही खूबसूरत होंगी। अभी तक मैंने उसकी आंखें नहीं देखी थीं क्योंकि वो बेहोश थी और उसने अपनी आंखें नहीं खोली थीं। लेकिन उसकी खूबसूरत पलकें इस बात की गवाही थीं कि उसकी आंखें भी बहुत खूबसूरत होंगी। ब्राउन खूबसूरत घने बाल जो नीचे कमर तक आते आते घुंघराले हो जाते थे, लेकिन इस वक्त बिखर कर चारों तरफ फैल रहे थे। मैंने अचानक ही उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर पीछे किया था। दूधिया सफ़ेद गाल, ऐसा लगता था जैसे किसी ने दूध में केसर घोल दिया हो। अगर किसी के मैले हाथ लग जाएं तो उसके गुलाबी गाल मैले हो जाएंगे। गुलाबी गुदाज होंठ, ऐसा लगता था गुलाब की पंखुड़ियाँ हों। बिना किसी मेकअप के भी वो दिल में उतर जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मैंने जल्दी से अपनी नज़रों को उसके चेहरे से हटाया था। भगवान ने क्या सोचकर उसे इतनी खूबसूरती दी थी। शायद खुद अपने हाथों से भगवान ने उसे तराशा था। उसके घाव पर मैंने पट्टियाँ कर दी थीं। उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी, इसलिए मुझे उसके होश में आने का इंतज़ार था। जब तक वो होश में नहीं आती मैं वापस अपने घर नहीं जा सकता था। ऐसे मामलों में मरीज के कोमा में जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए मैं खुद उसके पास मौजूद था और उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। लेकिन खुद ब खुद मेरी नज़रें बार बार उस हसीना पर जा रही थीं और फिर एक ऐसा पल आया कि मैं खुद पर से काबू खो बैठा। सुबह के करीब 5 बज चुके थे। उस मरीज के साथ कमरे में मैं उस वक्त अकेला था। नर्सों को मैंने बाहर भेज दिया था और बस उसी तन्हाई में मैंने खुद पर से काबू खो दिया। शायद वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी उस समय कि उसके शरीर को एक झटका लगा था और मैं महसूस कर सकता था कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। उसकी आंखों से आंसू भी बहकर उसके तकियों को भिगो गया था, लेकिन ना तो वो होश में थी और ना ही कुछ बोल रही थी। अचानक ही मेरे दिल में आया कि मैं इस प्यारी सी लड़की की सारी तकलीफ़ ख़त्म कर दूं, इसे हिम्मत दूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुमने खुद ज़िंदगी की तरफ आना होगा। और यही सोचते हुए मैं उसके करीब हुआ था। उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए मैंने उसके हाथों को चूम लिया था। ये हरकत इतनी बेख्तियारी में हुई थी, मैं खुद भी हैरान रह गया था। मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया था,
लेकिन ना जाने इस लड़की में ऐसी कौन सी कशिश थी कि मेरे लिए अपने आप पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। मैं एक झटके से उससे दूर हटा था और ख़ुद को डांटने लगा, क्योंकि ये हरकत बेहद असंस्कारी थी और मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी कि मैं किसी की बेहोशी या बेबसी का फ़ायदा उठाता। उस पर से नज़र हटाते हुए मैं बस मशीनों को मॉनिटर करने लगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी नज़र फिर से उसके खूबसूरत चेहरे पर ना पड़े। उसकी धड़कनें थोड़ी तेज़ थीं और फिर कुछ ही देर बाद उसके वजूद में हरकत हुई थी। मैं फ़ौरन ही उसे आवाज़ें देने लगा। मुझे तो उसका नाम भी मालूम नहीं था, मैं बस उसे आप कहकर ही पुकार रहा था। कुछ देर की हलचल के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और वो बस एकटक मेरा चेहरा देखने लगी। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी नीली आंखें किसी झील का दृश्य पेश कर रही थीं और मुझे लग रहा था कि मैं इन आंखों के जादू से सारी ज़िंदगी निकल नहीं सकूंगा। मैंने नरमी से उससे पूछा, आप ठीक तो हैं? उसने बस धीरे से सिर हाँ में हिलाया और कहने लगी, आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? मैंने उसे बताया कि वो एक एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाई गई थी। कुछ लोगों को वो सड़क किनारे बेहोश मिली थी और कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए हम किसी को सूचना नहीं दे सके। मैंने उसे उसका नाम पूछा तो वो खाली खाली नज़रों से मुझे देखने लगी और फिर उसने एक ऐसी बात कह दी कि मैं चौंक उठा। वो कहने लगी, मुझे मेरा नाम मालूम नहीं। मैंने उससे एक के बाद एक कई सवाल किए, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब न दे सकी। ना उसे अपना नाम मालूम था, न पता, और ना ही किसी चीज़ की वो जान पहचान कर पा रही थी। बस वो खाली खाली नज़रों से यहाँ वहाँ देख रही थी। मैं फ़ौरन समझ गया कि उसके सिर पर गहरी चोट की वजह से उसकी याददाश्त को बड़ा नुकसान पहुँचा है। पुलिस में तो हम पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई पता ठिकाना मालूम नहीं हो सका था और ना ही किसी ने उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। करीबी सभी थानों में सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन 2 दिन गुजरने के बावजूद भी उस लड़की के लिए कोई नहीं आया था। उसके घाव ठीक हुए तो अस्पताल वालों ने उसे डिस्चार्ज करने की बात कह दी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डिस्चार्ज होने के बाद वो कहाँ जाएगी। इसलिए मैंने उस लड़की की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सच तो ये था कि उसे देखकर मैं अपना दिल हार बैठा था और उसके लिए मेरे दिल में ऐसे जज्बात पैदा हो गए थे कि मैं अब उससे अलग नहीं होना चाहता था। गुजरे 2 दिनों में मैंने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था और जब मैंने उससे अपने घर चलने को कहा तो उसके पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। वो चुपचाप मेरे साथ मेरे घर चली आई। मेरे घर पर मेरी बूढ़ी माँ थी, जिन्होंने मेरे कहने पर बहुत ही आसानी से उस लड़की को हमारे घर में जगह दे दी और फिर उससे बेटी बनाकर उसका नाम समरीन रख दिया। समरीन के हमारे घर आने पर मैं न केवल बहुत खुश था, बल्कि मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई थी। अस्पताल से कहीं ज़्यादा मेरा दिल घर पर लग रहा था। मैं अपनी ड्यूटी करते ही तुरंत घर भाग कर आता और समरीन से उसकी खैर खैरियत पूछकर उसके साथ समय बिताने लगता। उसकी याददाश्त इस तरह से गई थी कि उसे कुछ भी याद नहीं था और न जाने क्यों मेरा दिल बार बार ये दुआ मांगने लगा था कि खुदा करे उसे कभी कुछ याद ना आए। मैं पूरी ज़िंदगी समरीन को अपने साथ अपने घर में रखना चाहता था। न जाने वो कौन थी, कहाँ से आई थी, उसके आगे पीछे कितने लोग थे, मुझे किसी भी बात का अंदाज़ा नहीं था। इसलिए उसकी याददाश्त का ना आना ही मेरे हक़ में बेहतर था। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि उसका एक्सीडेंट किस तरह हुआ था और अब तक किसी ने उसे तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की। समरीन को मेरे घर आए 1 हफ्ता हो गया था और इस 1 हफ्ते में वो मेरी माँ के बहुत करीब हो गई थी। वे दोनों सारा दिन साथ रहती और फिर जब मैं अस्पताल से लौट कर आता तो काफ़ी समय अपनी माँ और समरीन के साथ बिताता था। समरीन की बातें बहुत ही मज़ेदार होती थीं। उसे अपना अतीत तो याद नहीं था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज़ था। वो हमारे घर की हर छोटी से छोटी बात को तुरंत महसूस कर लेती थी। 1 हफ्ते में ही उसे मेरी पसंद नापसंद और हर बात का पता चल गया था। वो हमारे घर का और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। फिर एक दिन मैंने अपने जज्बातों से मजबूर होकर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। वो एक बहुत ही खूबसूरत शाम थी और बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी। मेरी माँ अपनी किसी जानने वाली के घर गई हुई थी। मौसम भी ठंडा था। मैंने समरीन को मना भी किया था कि बारिश में मत जाओ, बीमार पड़ जाओगी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और बारिश में नहाने चली गई। समरीन बच्चों की तरह बारिश से लुत्फ़ उठा रही थी और पूरी तरह भीग चुकी थी। फिर बारिश की ठंडक की वजह से उसके होंठ नीले पड़ गए और वो कांपने लगी। तो बेख्तियार ही मैं आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में समेटा और उसे अपने सीने से लगाकर
उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। कितनी ही देर तक वो हैरत से मुझे देखती रही और फिर उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई कि मैं खुशी से सराबोर हो गया। उसकी मुस्कान ने मुझे यह एहसास दिलाया कि वो भी मेरे लिए जज्बात रखने लगी है। कुछ देर तक वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती रही और एकदम ही शर्माकर अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। उसके इस शर्माने से मुझ में एक नई जान आ गई थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो कहाँ गई होगी, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर की ओर चल पड़ा था। मेरी उम्मीद के मुताबिक वो मेरी माँ के कमरे में ही थी। मैं चोरी चोरी नज़रों से उसे देख रहा था और फिर जब उसने मेरी नज़रों की तपिश को महसूस किया तो वो कपड़े बदलने के बहाने अपने कमरे में चली गई। उसी रात मैंने अपनी माँ से समरीन के बारे में बात की थी, लेकिन ये बात सुनकर मेरी माँ चुप हो गई थी और फिर मेरे पूछने पर वो कहने लगीं, कासिम, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो हिंदू है या मुसलमान, किस जात से है, किस परिवार से है, हमें कुछ भी पता नहीं है। ऐसे में मैं कैसे किसी लड़की को अपने घर की बहू बना सकती हूँ। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी माँ को इस रिश्ते पर आपत्ति होगी, क्योंकि मुझे तो लगा था कि वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो समरीन को दिल से अपनी बेटी मान चुकी थीं। लेकिन बहू बनाने के लिए मेरी माँ ने भी वही असूल तय किए थे जो हर सास करती है। उन्हें समरीन की जात पात नस्ल परिवार के बारे में जानकारी चाहिए थी, जो मेरे पास नहीं थी। जब से समरीन मुझे मिली थी मैं तभी से ही उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक नाकाम रहा था। आज के इस डिजिटल दौर में भी समरीन के बारे में जानकारी हासिल करने में मुझे कोई सफलता नहीं मिल सकी थी, इसलिए मैंने हार मानकर ही उससे शादी करने का फैसला किया था। फिर जब मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को राज़ी किया तो फिर मेरी माँ ने शादी की तैयारियाँ शुरू कर दी। उन्हें समरीन से कोई समस्या नहीं थी, बस वो एक ख़ानदानी लड़की को बहू बनाना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने थोड़ी बहुत हिचकिचाहट दिखाई थी, लेकिन आखिरकार मैंने इकलौता होने का फ़ायदा उठाया और अपनी माँ को जैसे तैसे राज़ी कर लिया। ज़ोर शोर से शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई थीं। मेरी माँ मेरी शादी में अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने शादी में महीने भर का वक्त रखा था। फिर मैं और समरीन दोनों ही एक दूसरे की पसंद थे और एक दूसरे की पसंद से ही कपड़े की ख़रीदारी कर रहे थे। एक दिन जब मैं समरीन को लेकर शहर की बड़ी सी बुटीक में गया, जहाँ मुझे उसके लिए शादी का शरारा पसंद करना था, तो वहाँ किसी ने पीछे से समरीन को मरियम कहकर आवाज़ लगाई। समरीन एकदम चौंक कर पलटी थी। वो लड़की जो समरीन को आवाज़ दे रही थी सामने आई और आंखों में आंसू भरकर उसे गले लगाकर कहने लगी, मरियम भाभी, आप कहाँ चली गई थीं? हमने आपको कितना ढूंढा, सब आपके लिए कितना परेशान हो रहे थे। समरीन हक्का बक्का सी उस लड़की को देख रही थी और वो लड़की बोलती जा रही थी। कहने लगी कि आपको पता है कि कामरान भाई ने आपकी वजह से अपनी तबीयत ही ख़राब कर ली थी। उन्होंने हर जगह आपको तलाशा, लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बावजूद भी आप उन्हें नहीं मिली। वो और भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन मेरे सिर पर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा था, क्योंकि वो जिस कामरान भाई का जिक्र कर रही थी वो समरीन का पति था और ये बात उस लड़की की बातों से साफ जाहिर थी। काफ़ी देर तक तो समरीन खुद भी हक्का बक्का सी उस लड़की को देखती रही और फिर उस लड़की ने जल्दी से फ़ोन करके किसी को बुलाया। थोड़ी ही देर बाद एक लंबा चौड़ा आदमी आ गया था, जिसने समरीन को देखते ही उसे सीने से लगा लिया। फिर उसने भी सारे सबूत मुझे दिखाए, जिनसे साबित होता था कि समरीन मरियम थी और वो उस इंसान की पत्नी थी। समरीन बस फटी फटी निगाहों से उस व्यक्ति को देख रही थी, शायद वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मेरे तो सारे अरमान ही मिट्टी में मिल गए थे। मेरी शादी से सिर्फ 1 महीने पहले ही मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई थी, वो मोहब्बत जिसे पाने का मुझे पूरा यकीन हो गया था। समरीन को अभी पूरी तरह से कुछ भी याद नहीं आया था, लेकिन सारे सबूत देखने के बाद मैं उसे अपने साथ रखने का हक नहीं रखता था, इसीलिए उसका शौहर और ससुराल वाले उसे लेकर चले गए थे। लेकिन जाते जाते समरीन ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा था कि मेरा दिल कट कर रह गया था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में आंसू भरे हुए थे। शायद वो मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वो भी मुझसे प्यार करती थी और इस बात का वो मुझसे इजहार भी कर चुकी थी। हम तो अपनी आने वाली नई ज़िंदगी के सपने भी सजाने लगे थे, लेकिन ज़िंदगी ने ये अजीब ही मोड़ ले लिया था। वो मेरे साथ रुकती तो किस हक से रुकती, जब सारे सबूत इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो किसी और की अमानत थी। जब उस आदमी ने समरीन का हाथ पकड़ा था, मेरा दिल तड़प उठा था। मैंने उसकी तरफ से पीठ मोड़ ली थी,
वो भी चुपचाप उस आदमी के साथ चली गई थी। मैं जाते जाते उसे एक बार देखना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। वो लड़की जो हमें बुटीक में मिली थी, वो समरीन की ननद की दोस्त थी और उसी ने ही समरीन के पूरे ससुराल वालों को खबर की थी। समरीन के चले जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में था। मेरा न केवल दिल टूटा था, बल्कि सारे अरमान भी मिट्टी में मिल गए थे। मैं हर वक्त समरीन को याद करता रहता। कई रातें तो मैं अपनी माँ के गले लगकर रोता रहा था, क्योंकि मैं समरीन को अपनी ज़िंदगी मान चुका था और अब उसके बिना जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे तो उसकी इस कदर आदत हो गई थी कि उसके बिना गुजारा करना मेरे लिए मौत के बराबर था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि समरीन का शौहर जो उसी शहर में रहता था, वो समरीन को ढूंढने में इतना अरसा नाकाम कैसे रहा। अगर उसने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो फिर हमें ये बात क्यों पता न चल सकी। मैंने तो शुरू से ही पुलिस का सहारा लिया था, लेकिन समरीन के बारे में कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। मैं अजीब ही उलझन का शिकार था। 2-4 दिन गुजरे तो मुझे एकदम से याद आया कि समरीन का कुछ गहना मेरे पास मौजूद है। दरअसल जिस वक्त उसका हादसा हुआ था, उस वक्त तो वो कुछ सोने के जेवर पहने हुए थी और वो मेरे ही घर रह गए थे। इसीलिए मैं उसका सामान देने उसके घर पहुंच गया। घर क्या था, बड़ा आलीशान सा बंगला था। मैंने दरवाजे पर जाकर समरीन यानी मरियम से मिलने के लिए चौकीदार से बात की। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने बार बार आग्रह किया तो उसने अंदर किसी से संपर्क किया और फिर मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। थोड़ी ही देर बाद समरीन का शौहर कामरान मेरे सामने आकर बैठ गया था और बहुत ही सख्त लहजे में मुझसे मेरे आने की वजह पूछने लगा। मैंने चुपचाप वो बैग उसके सामने रख दिया जिसमें समरीन के जेवर और कुछ ज़रूरी सामान था, और उससे समरीन की तबीयत वगैरह के बारे में पूछा। वो तो बहुत गुस्से में आ गया। कहने लगा, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। पहले तो इतने समय तक मेरी बीवी को अपने घर में छुपा कर रखा और ना जाने उसके साथ क्या किया है तुमने, और अब यहाँ तक भी चले आए। तुम तो उससे शादी भी करने वाले थे। इससे ज़्यादा तुम्हारे घटियापन का और क्या सबूत हो सकता है। कामरान की बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि समरीन यानी मरियम शादीशुदा है। मैं तो उसे सहारा देना चाहता था, इससे ज़्यादा मेरा और कुछ मकसद नहीं था। मैं तो ये सोचकर यहाँ आया था कि समरीन की खैरियत पूछूंगा। मुझे तो लगा था कि उसका शौहर मेरा शुक्रिया अदा करेगा कि इतने समय तक मैंने उसकी देखभाल की थी, उसकी बीबी का ख्याल रखा, लेकिन वो तो उल्टा मुझसे बदगुमान हो चुका था। मेरी नेक नियति को भी वो मेरी बदनियति करार दे रहा था। खुदा गवाह था, मैंने कभी समरीन के साथ अपनी हदें पार नहीं की थीं। मैंने कभी इस बात का फ़ायदा नहीं उठाया था कि वो बेसहारा है या फिर मेरे घर में रहती है। मैंने हमारे बीच हमेशा इज्जत के पर्दे को कायम रखा था। इसलिए अब मुझे कामरान की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था कि कामरान मेरे और समरीन के बारे में ऐसी ओछी बातें कैसे कर सकता था। मैंने गुस्से में उसे बताया कि मेरा समरीन के साथ कोई भी नाजायज़ संबंध नहीं है। इस बार मेरी आवाज़ गुस्से के मारे तेज हो गई थी, क्योंकि मैं समरीन के कैरेक्टर पर कोई भी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी आवाज़ शायद अंदर तक चली गई थी और मेरी आवाज़ सुनकर ही समरीन ड्राइंग रूम में चली आई थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं हैरान रह गया था। समरीन का चेहरा सूजा हुआ था, उसके एक गाल पर नील का निशान था, उसके एक हाथ में फ्रैक्चर भी था। वो रोते हुए आई और मेरे सीने से लग गई। मैं तो समरीन की इस हरकत पर हक्का बक्का रह गया था। वो कैसे अपने शौहर के सामने ही किसी गैर मर्द के सीने से लग सकती थी। मैं उसे दिलासा देना चाहता था, उसे अपनी पनाहों में समेट लेना चाहता था। मेरे दिल की धड़कनें पूरे जोरों से धड़क रही थीं, लेकिन मैं अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचे खुद को रोके खड़ा था। मैंने कहा, समरीन, क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा शौहर यही है, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता, मैं तो तुम्हारा कुछ सामान देने आया था। लेकिन समरीन रोते हुए कहने लगी, कासिम, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं नहीं जानती ये आदमी कौन है। ये खुद को मेरा शौहर कहता है, लेकिन मैं इसे अपना शौहर नहीं मान सकती। ये मेरे साथ बहुत जुल्म करता है। नहीं मानती कि ये मेरा शौहर है, क्योंकि शौहर ऐसे नहीं होते। मैंने कहा, समरीन, ये क्या कह रही हो? अभी समरीन कुछ और कहती कि उस आदमी ने समरीन का बाजू पकड़कर उसे मुझसे अलग किया था
और मेरे सामने ही समरीन के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। कहने लगा, बेशरम औरत, तुझे शर्म नहीं आती अपने ही शौहर के सामने किसी गैर मर्द के गले लगते हुए? तू मुझे अपना शौहर मान या मत मान, लेकिन मैं ही तेरा शौहर हूँ और मैं तुझे इस बात के सारे सबूत दिखा चुका हूँ। लेकिन समरीन ने रोते हुए कहा, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। समरीन का हाल देखकर तो मेरे दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया था। वो मुझसे मदद की गुहार लगा रही थी और मैं हक्का बक्का सा कामरान को देख रहा था। मेरे सामने ही कामरान ने उसे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए अंदर ले गया। फिर जब वापस आया तो गुस्से में कहने लगा, ऐसी बेशरम औरत को मैंने बड़ी मुश्किल से दोबारा अपने घर में जगह दी है, वरना मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या गुल खिलाए होंगे। तुमने भी तो बहुत फ़ायदा उठाया होगा उसका। आखिर मरियम जैसी जवान और खूबसूरत लड़की को कोई मर्द कैसे छोड़ सकता है? लेकिन फिर भी मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे इस घर में जगह दे रहा हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। कामरान की बातों पर मैं हैरान था। अब तक समरीन की याददाश्त नहीं आई थी। वो खुद को अभी भी समरीन महसूस कर रही थी। बजाय इसके कि कामरान प्यार से उसे उसका अतीत याद दिलाता, वो उसके साथ मारपीट पर उतर आया था। यही बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं वहाँ से बाहर तो निकल आया था, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं आया। मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर था, मैं उसके पास गया और उसे सारी बात बताई। वो कहने लगा, इस तरह की मारपीट तो घरेलू हिंसा में आती है, और ख़ासकर उस समय जब औरत की याददाश्त भी ठीक ना हो। तुम कहो तो मैं कार्यवाही करता हूँ। और फिर मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम कार्यवाही करो, FIR मैं दर्ज करवाता हूँ। मैंने FIR दर्ज करवाई और मेरे कहने पर कार्यवाही शुरू हुई। पुलिस वालों ने समरीन को वहाँ से निकाल लिया और मैं उसे वापस अपने घर ले गया, जबकि कामरान को घरेलू हिंसा के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। समरीन की हालत देखकर तो मेरी माँ का दिल भी बहुत ज़्यादा दुखा था। उन्होंने समरीन की देखभाल शुरू कर दी थी। उसकी मानसिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 4-6 दिन ऐसे ही गुजरे थे कि एक रोज़ समरीन अचानक ही सीढ़ियों से उतर रही थी कि कमज़ोरी की वजह से उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे जा गिरी। लेकिन जब वो होश में आई तो उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। शायद मानसिक तनाव की वजह से या फिर दोबारा चोट लगने की वजह से उसका दिमाग काम करना शुरू कर चुका था। और जो हकीकत उसने बताई थी उसे सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। उसने बताया कि उसका कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि उसके शौहर ने जानबूझकर उसे ऐसी गाड़ी में बिठाया था जिसके पहले से ब्रेक फेल थे। उसके एक्सीडेंट के वक्त उसका शौहर कामरान वहीं पर मौजूद था और एक्सीडेंट को होते हुए देख रहा था। वो एक वीरान सी जगह थी। फिर उसके शौहर ने उसके सिर पर कोई भारी चीज़ मारी थी और जिसके बाद उसने होश खो दिया था। बहरहाल ये कार दुर्घटना ही लग रही थी, लेकिन दरअसल उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। वो रोते हुए बता रही थी कि कामरान जिस जायदाद पर ऐश कर रहा है वो सब उसकी और उसके पापा की है। उसके पापा ने मरते वक्त ये सारी जायदाद समरीन के नाम कर दी थी और इसी जायदाद के लिए कामरान उसकी जान लेना चाहता था। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो मुझे मिल गई। उसकी याददाश्त नहीं थी, इसलिए इतने अरसे तक मैंने उसे संभाला था। कामरान ने ये सोचकर उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की कि वो मर गई है, लेकिन जब समरीन की ननद की दोस्त ने उसे उसके घर वालों को सूचना दी तो कामरान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था कि समरीन अब भी जिंदा है। उसने एक बार फिर से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वो चाहता था कि उसकी याददाश्त ना होने का फ़ायदा उठाकर उसे मानसिक रूप से बीमार बना दे, लेकिन मैं इत्तफाक से उसकी मोहब्बत में उसके दरवाजे पर पहुंच गया था और एक बार उसे फिर से उस आदमी से बचा लाया था। समरीन मेरे सीने पर सिर रखकर रो रही थी और अपने गम बयां कर रही थी। समरीन ने बताया कि वो और कामरान एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसने अपनी पसंद से कामरान से शादी की थी। उसे लगा था कि कामरान उसके लिए एक अच्छा आदर्श पति साबित होगा और शादी के शुरू में तो वास्तव में ही कामरान उसके साथ बहुत अच्छा था। लेकिन फिर कुछ ही महीनों के बाद समरीन पर यह सच्चाई खुल गई थी कि कामरान ने उससे उसकी जायदाद के लिए शादी की है। जब समरीन ने उसे छुटकारा पाने की कोशिश की तो उसने समरीन को ही रास्ते से हटा दिया। समरीन ने बताया था कि वो बहुत जल्द कामरान से तलाक लेने वाली थी। जब कामरान को इस बात की भनक लगी तो उसने जानबूझकर ये सारा षड्यंत्र रचा ताकि समरीन और उसके पिता की जायदाद उसके हाथ से न जाए। कामरान ने हमेशा ही उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था
और अब तो वो बात बात पर उसे बेशर्म और बदचलन कहने लगा था। मैंने समरीन को यकीन दिलाया कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। मैंने ही समरीन को कामरान से तलाक दिलवाया था और कामरान पर हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दायर करवा दिया। कामरान को 14 साल की सख्त कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि समरीन ने मुझसे शादी कर ली थी। आज हम दोनों एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कामरान ने अपनी तरफ से समरीन को मारने की और उसे पागल करने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन जब भगवान किसी को ज़िंदगी देता है तो फिर कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समरीन के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। कामरान की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी जान नहीं गई थी, बल्कि उसकी याददाश्त भी वापस आ गई थी। जल्दी ही समरीन मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसका असली नाम तो मरियम है, लेकिन मैंने उसका नाम समरीन रखा था और इसीलिए उसने अपना नाम यही रख लिया और मैं उसे समरीन ही कहकर पुकारता हूँ। हम दोनों एक साथ एक घर में खुशहाल शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं। कामरान एक गरीब आदमी था जिसने पैसे की लालच में समरीन जैसी लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी और उसकी मोहब्बत का गलत इस्तेमाल किया था। लेकिन मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं एक अच्छा खाता पीता इंसान था, एक अच्छे हॉस्पिटल में सेटल डॉक्टर था, मेरा अपना घर-बार था और सबसे बढ़कर तो ये बात थी कि मैंने समरीन से सच्ची मोहब्बत की थी। मेरी नीयत पाक साफ थी, इसलिए मुझे मेरी मंजिल आसानी से मिल गई थी। अगर आपकी मोहब्बत भी पाक है और आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है, आपकी नीयत साफ़ है, तो यकीन मानिए एक ना एक दिन आपको भी आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। अगर आपकी मोहब्बत भी पाक है तो यकीन मानिए एक ना एक दिन आपको भी आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, आपकी मोहब्बत भी आपके साथ होगी। तो दोस्तों, ये थी कासिम और समरीन के नाम एक प्यारी सी लव स्टोरी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप लोग भी अपने नाम की स्टोरी लिखवाना चाहते हैं तो आप लोग अपने नाम मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन याद रखें दोस्तों कि आपको अपने नाम मुझे कपल्स में ही देने हैं, तभी मैं आपके नाम अपनी स्टोरी में लूँगी। और हाँ दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा वेट किया करें, मैं आपके नाम की स्टोरी ज़रूर लेकर आऊँगी। बस आप मुझे बार बार रिमाइंड कराते रहा करें, क्योंकि इतने सारे कमेंट आते हैं, मैं भूल जाती हूँ कि किसकी स्टोरी कब कब अपलोड करनी है, कब किसने मुझे अपने नाम दे रखे हैं। तो आप मुझे बार बार रिमाइंड करा दिया करें, मैं आपके नाम की स्टोरी ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।